दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। पिछले 2-3 दिन से हम आपको एमसीक्यू जो करा रहे थे वो हमारे मेडिकल से थे, लेकिन ये जो हमारा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे सोशोलॉजी से, यानी कि सोशोलॉजी में जो बनने वाले क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो आज का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्नांकित में से किस एक विशेषता का अध्ययन जनसांख्यिकी के अंतर्गत नहीं किया जाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसमें देखो क्वेश्चन का जो आंसर है वो हाईलाइटेड है। मैंने जहाँ से बुक का कंटेंट लिया है वहाँ पर जो आंसर दिया था वो हाईलाइटेड था। ठीक है, तो आपको चारों आंसर बताने से कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन का आंसर हाईलाइटेड है मतलब मेंशन किया है अच्छे से, हम उसी को बता रहे हैं, उसी को पढ़ा रहे हैं। और बात बीच बीच में आपको हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगी। आज का जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है वो है, जनसंख्या की समस्या केवल आकार की समस्या ही नहीं है बल्कि उत्पादन एवं न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। यह कथन किसका है। फिर आपको बोल रहे हैं, जहाँ पर आप सारे स्टेटमेंट एक जगह लिख रहे हैं वहाँ पर इस स्टेटमेंट को फिर लिख लीजिए कि जनसंख्या की समस्या केवल आकार ही की समस्या नहीं है बल्कि उत्पादन एवं न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। यह कथन किसका था। तो यह कथन हमारा ऑप्शन नंबर बी रॉबिन्स का था। ये सोशोलॉजिस्ट थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने कहा है कि भारतीय खेतों की अपेक्षा भारतीय बिस्तरों में अधिक उत्पादन होता है। देखो जो एमसीक्यू क्वेश्चन, ये एमसीक्यू जो क्वेश्चन है हमारे, ये जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं ये हमारे जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब सोशोलॉजी में वहाँ पर जो संख्या दिया था जनसंख्या के बारे में, तो जो हमारी क्वेश्चन है ये हमारे जनसंख्या वाले चैप्टर से संबंधित हैं, इतना आप जान लीजिए। तो अब देखो ये किसने कहा था कि भारतीय खेतों की अपेक्षा भारतीय बिस्तरों में अधिक उत्पादन होता है। तो यह हमारा स्टेटमेंट के डेविस ने था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। के डेविस साहब ने ये स्टेटमेंट अपना दिया था। उत्पादन मतलब यहाँ पर बिस्तरों में अधिक उत्पादन होता है, मतलब जनसंख्या अधिक बढ़ती है, ये इसका कहने का मतलब था। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे आगे, आप लोग इसका आंसर बता ही सकते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लगभग यहाँ की जनता जो हमारी है वो 22 करोड़ है। कितनी है, 22 करोड़ अकॉर्डिंग, लगभग अब तो 22 करोड़ हो चुकी है। भारत में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 22 करोड़ अप्रॉक्स। जनसंख्या विस्फोट की समस्या के संदर्भ में भारत में निम्न में से कौन से परिवार नियोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में उच्च जन्म दर का प्रमुख कारण क्या है। जनसंख्या कैसे बढ़ती है, कैसे बच्चे अधिक पैदा होते हैं, कैसे बच्चों की जो जन्म दर है वो बढ़ रही है, वो हमारी होती है शीघ्र विवाह, यानी कि छोटी उम्र में लोग शादी कर देते हैं जिससे हमारी जनसंख्या बढ़ जाती है। हालांकि जनसंख्या बढ़ने वाला जब हम जनसंख्या वाला चैप्टर करा रहे थे अपने थ्योरी में, तो वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के तमाम कारण बताए थे। तो उसमें एक जो प्रमुख कारण होता है वो हमारा कम आयु में शादी लड़कियों की कर जाती है, तो भी उच्च जो जन्म दर है वो हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने जन्म दर के उच्च जन्म दर के बारे में बताया था कौन कौन से कारण होते हैं। तो उसमें से एक हमारा शीघ्र विवाह भी कारण होता है, अशिक्षा भी कारण होता है। ठीक है, और सोशल जो हमारा दृष्टिकोण होता है वो भी कारण होता है। तमाम प्रकार के कारण वहाँ पर हमने डिस्कस किया था अपने थ्योरी क्लास में। मैं आपको बता दूं, अभी तो अपने यूट्यूब चैनल पे अलग से रिवीजन क्लास, थ्योरी क्लास की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर थ्योरी क्लासेस की रिवीजन चल रही है, और जो रिवीजन हो रहा है वो हमारे खुद के हाथों से बने नोट्स का है, यानी कि हमने खुद से बनाया है और उसी से आपको पढ़ा रहे हैं। उसमें जो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, आप उस कंटेंट को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप श्योरिटी के साथ मैं आपको दावा कह रहा हूँ कर ले जाएंगे। क्योंकि देखो आपका सिलेबस जो है वो 50% मेडिकल से है, मतलब मेडिकल लाइन से, और 50% आपका सोशोलॉजी से है। तो सोशोलॉजी वाला आप अच्छे से तैयार करिए, मेडिकल वाला जनरली सबका मजबूत होता है। तो आप ऐसा करिए कि सोशोलॉजी वाले जो टॉपिक हैं उनको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो टफ लगता है। लेकिन जो मेडिकल वाले जो है, देखो मेडिकल में सबका थोड़ा बहुत अच्छा होता है, लेकिन सोशोलॉजी जो आपका है सिलेबस में वो कठिन है। इसलिए हम सोशोलॉजी क्लासें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। थ्योरी वाले पहले देख लीजिए, वहाँ पर मैंने 4 लेक्चर लिया है, तो चारों क्लासों में केवल सोशोलॉजी ही पढ़ाया है, क्योंकि मेडिकल वाला जनरली सबका ही अच्छा होता है। इसलिए आपको दोनों को में कमांड करना है। अगर आपको एक किसी को स्किप करेंगे तो आप इसका एग्ज़ाम से स्किप हो जाएंगे।
इसलिए आपको दोनों टॉपिकों में अच्छे से कमांड करना है, तभी आप एग्ज़ाम में क्रैक कर पाएंगे। ठीक, इतना सा बताते हैं, इसलिए वीडियो लंबी जाती है। हम कोशिश नहीं करते कि हमारी वीडियो लंबी जाए, छोटी सी अच्छी सी वीडियो में सब कुछ सारा कंटेंट मिल जाए। ठीक है, तो आप देखते रहिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन भेजेंगे अगर हमसे हो पा रहा है तो। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक के लिए निम्न में से किसने नैसर्गिक एवं निरोधक प्रतिबंध का उल्लेख किया है? तो ये हमारे मल्थस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती तो वह 25 वर्षों में दोगुनी हो जाती। यह कथन किसका था? यह दो स्टेटमेंट है, ये किसने दिया था? तो ये हमारे स्पेंसर साहब ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका मत है कि जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय रूप में होती है जबकि खाद्य सामग्री वृद्धि अंक गणितीय रूप में होती है? तो ये हमारा स्टेटमेंट मल्थस साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संपूर्ण जनसंख्या कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 अरब 21,08,54,977। ये हमारी 2011 जनगणना के अनुसार भारत की संपूर्ण जनसंख्या कितनी थी? 1 अरब 21,08,54,977 व्यक्ति थे भारत देश में। अब तो 2011 से 2022 यानी 11 साल हो और बढ़ गया है, तो अब संख्या लगभग हमारी 1 अरब 35 करोड़ के ऊपर पार कर गई होगी। 2000 जब अभी तो 2022 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाई है। अब देखो कब होती है, लेकिन तब जब जनगणना हुई थी तो हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब 21,08,54,977 थी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष का अनुपात कभी मैंने परसों कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि जो वहाँ पर 2011 की जनगणना हुई थी वहाँ में भारत और पुरुष का जो हमारा भारत में जो पुरुष का और महिलाओं का रेशियो था वो हमारा 1000 पुरुषों पे 943 महिला थी। लेकिन जो केरल में सबसे ज़्यादा उच्च लिंगानुपात था वहाँ कितना था? वहाँ पर 1084 था। यानी कि वहाँ पर केरल में महिलाएं पुरुष पे भारी थी, यानी कि वहाँ पर महिलाएं ज़्यादा थी और पुरुष का जो रेशियो था वो कम था। वहाँ पर 1000 में, केरल की बात कर रहा हूँ, केरल में 1000 पे 1084 महिलाएं थी। ठीक है, पूरे भारत में कितनी है? 943। और आप बताइए कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि हरियाणा में, मैंने बताया था कि हरियाणा में देश में सबसे कम लिंगानुपात है, तो वो लिंगानुपात कितना था हरियाणा में? ठीक है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि हरियाणा में जो लिंगानुपात था वो कितना था। मैंने सबसे ज़्यादा केरल बताया, केरल में 1084 था, पूरे भारत का 943 था। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हरियाणा का लिंगानुपात कितना था। कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन पहला आज का वीडियो का जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता जो दर थी, लिटरेसी दी यानी वुमन लिटरेसी रेट हमारा जो था हमारा वो 65.47 था। कितना था? 65.47 था। और जो हमारा इसको इंग्लिश में बोलते हैं वुमन लिटरेसी दर यानी कि वुमेन लिटरेसी रेट, ठीक है, 65.46 था। नेक्स्ट है, भारत में नगर की जनसंख्या वृद्धि में प्रमुख योगदान है। किसका योगदान है? ऑप्शन नंबर ए प्रवसन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या में न्यून नवजात भार एवं गर्भ अपव्यय का मूल कारण क्या है? तो इसका जो मूल कारण है वो हमारा मातृ कुपोषण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभिन्न देशों के प्रजनन व्यवहार की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में कौन से एक मापक का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा जो मापक होता है वो हमारा होगा मानिकता जन्म दर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीवन के 1 वर्ष से नीचे के बच्चों की मृत्यु को कहते हैं। अगर बच्चा 1 वर्ष से नीचे की उम्र में अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं शिशु मृत्यु संख्या। यानी कि अगर बच्चा बिलो देन 1 ईयर डेथ कर जाए तो उसे हम शिशु यानी कि शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, शिशु मृत्यु संख्या। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा एक जनसंख्या की भावी प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप से इंगित करता है? तो ये हमारा सकल जनन दर को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
कुछ लोगों को ये क्वेश्चन कठिन लग रहे होंगे। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कठिन नहीं है, आप चीज़ों को पढ़ नहीं रहे हैं इसलिए आपको कठिन लग रहा है। क्योंकि बीए के आप ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी जब ले रहे होते हैं तो आपको एग्ज़ाम जब देना होता है अपने कोर्स का, तो आप सीरीज़ लेके आते हैं, रात भर पढ़ते हैं, सुबह एग्ज़ाम दे देते हैं और आप पास भी हो जाते हैं। इसलिए आपको वहाँ पर लाइटली लेते हैं, इसीलिए आपको एक चीज़ कठिन लग रही हैं। चीज़ें कठिन नहीं, आपने पूरा 3 साल में सोशियोलॉजी पढ़ा होगा, आपने देखा होगा वहाँ पर तमाम सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, अपने अपने मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री होते हैं, अपने अपने अनुसार अपनी परिभाषा देते हैं। वहाँ पर अगर आप कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं तो अपने मन से नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं कि पार्सन्स के अनुसार ये, कार्ल मार्क्स के अनुसार ये, मैकावर पेज के अनुसार ये, मतलब आप राइटर का नाम लिख के उसके बाद आपकी डेफिनेशन लिखते थे किसी चीज़ की। इसीलिए आपके रन में चीज़ें नहीं हैं, आप उसको डेली फॉलो नहीं करते हैं सोशियोलॉजी को, इसलिए आपको कठिन लग रहा है। इससे आपको मेडिकल हो गया, आपकी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो शरीर के अंग, जैसे हम लोग को एग्जाम दिए उसमें साइंस का सिलेबस दिया है तो आप साइंस जो पढ़ते हैं उसमें बायो होगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब हो जाता है। लेकिन आपने रेयर केस में देखा होगा कहीं सोशियोलॉजी पूछी जाती है किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक, रेयर केस में, वरना सब वही साइंस पढ़ते हैं। इसलिए साइंस आपको आसान लग रहा है क्योंकि वे चीज़ें क्या है, आप पढ़ते हैं किसी न किसी एग्जाम के जब प्रिपरेशन करते हैं, अगर उसमें साइंस है तो साइंस में बायो पढ़े होंगे तो बायो आपको इसीलिए ईजी लगता है क्योंकि आपने उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है, पढ़ा है। और सोशोलॉजी जो होता है ये कहीं कहीं रेयर ही के एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आपको कठिन लगता है। इसलिए कहते हैं आपसे कि आप डेली रिवीजन करिए, सुबह शाम पढ़िए ना, केवल सुबह शाम आप देखिए, जो आप नोट्स बनाए हैं केवल उनको देखिए सुबह शाम, कसम खा लीजिए कि हम देखेंगे, ठीक है। जब देखेंगे तो आपको ध्यान कुछ ना कुछ तो दिमाग बैठेगा। आप अभी एग्ज़ाम नहीं आया है ना, तो शॉर्ट लिस्ट डेट आया, हमको लगता है जो एग्ज़ाम होगा ये अगले साल होगा 2023 में, ठीक है। तो आप ज़बरदस्त तैयारी रखिए, एक ही बार में निकल जाइए, दुनिया भर का सिस्टम झंझट खत्म, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, अगर ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं है। जनसांख्यिकी संक्रमण शब्दों की रचना किसने की थी? तो ये हमारे वारन एस थॉमसन साहब ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने भारतीय जनसंख्या का वर्गीकरण 7 प्रजातीय श्रेणियों में किया है? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी हर्बर्ट रिजली साहब ने किया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्रोस्टल स्कूल और रिमांड गृह किनके सुधार के लिए बने हैं? देखो, जो ब्रोस्टल स्कूल होते हैं और रिमांड गृह होते हैं, वहाँ पर रिमांड पे बच्चों को रखा जाता है। अगर बच्चा कोई बाल छोटा है, वो अपराध कोई कर दिया, कोई गंदा अपराध कर दिया, वो नाबालिग है, तो उसे हम ब्रोस्टल स्कूल और रिमांड गृह बोलते हैं सोशियोलॉजी में। तो वहाँ पर बाल अपराधी जो होते हैं उनको सुधारने के लिए ब्रोस्टल स्कूल और रिमांड गृह पर रखा जाता है, क्योंकि वो बच्चे क्या हैं, नाबालिग हैं, उनको जेल नहीं भेज सकते क्योंकि उनकी उम्र 18 से कम है, इसलिए वो नाबालिग हैं। इसलिए गवर्नमेंट ये व्यवस्था बनाती है कि उनके लिए ब्रोस्टल स्कूल और रिमांड गृह जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, जिससे अपराधी जो हैं, छोटे बच्चे हों, भविष्य में अपराध न करें, उनमें कुछ सुधार आ जाए, इसीलिए अपराधी गृह बनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये हमारा भारत की जो जनसंख्या है उसमें जो ग्रामीण लोगों का योगदान है वो हमारा 72% से अधिक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, मैं बता ही दिया 1952 में, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये कोई भूलने वाली चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है? आपको जो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है तो इसमें जो नहीं है वो कहता है जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों का प्रचार, ये हमारा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननांगकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये हमारे गुइलार्ड साहब ने जननांगकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जननांगकी का पिता किसे कहा जाता है? तो जो हमारे जननांगकी के फादर ऑफ जननांगकी के जो पिता हैं वो हमारे मालथस साहब हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में अति जनसंख्या का निम्न में से कौन सा कारण है? तो ये हमारा अति जनसंख्या यानी कि अति जनसंख्या, ज़्यादा जनसंख्या का जो कारण है वो हमारा धार्मिक विश्वास, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एवं पाकिस्तान नामक पुस्तक किस लेखक की है? आप जहाँ पर पुस्तक लिख रहे हैं वहाँ पर इस बुक को फिर लिख लीजिए कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत की जनता और पाकिस्तान की जो जनसंख्या है, ये नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये हमारी डेविस साहब ने लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, एन.एस.ए. ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसकी रचना है? फिर आप ये बुक लिख लीजिए कि एन.एस.ए. ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो हमारी कृति है, जो रचना है, किसकी है? तो ये हमारी मालथस साहब की है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनाई गई थी। तो ये हमारी भारत की जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है ये सन 1974 ईस्वी में बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आयु और लिंग संरचना से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मत था कि सामाजिक उद्विकास में जनसांख्यिकी घनत्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो ये हमारे इरमाइल दुखीम साहब। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि समाज में विकास के साथ जनन क्षमता में वृद्धि होती है। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर सी ई एम हुबर। ऑप्शन नंबर सी ई ए हुबर साहब ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्स्कोबिटिस कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी संस्कृति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिनको पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा है, आप उस पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे या पीडीएफ को प्रिंट आउट करके भी निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, थ्योरी ऑफ मेरिटोक्रेसी किसने दिया था। तो ये हमारे माइकल यंग द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या होता है। यानी कि एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है। देखो, जो वयस्क मतलब होगा यंग आदमी, ठीक है, और बाल अपराधी यानी कि 18 साल से कम है। तो यहाँ पर हम किस के आधार पर बाल अपराधी और वयस्क अपराधी में अंतर कर रहे हैं, तो हम उसकी एज के आधार पर कर रहे हैं, यानी कि आयु के आधार पर। अगर 18 से कम है तो बाल अपराधी है, और 18 से अगर ऊपर है, कोई गलत काम करता है तो वयस्क अपराधी है। तो उसके हम एज के आधार पर वयस्क और बाल अपराधी घोषित कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, एज के आधार पर। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत निम्नलिखित में से क्या है। तो ये हमारा 31% था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अपराधी जन्मजात होते हैं का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी सी लुम्ब्रोसो साहब ने ये सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जननांगी के पिता के रूप में कौन जाते हैं। तो ये हमारे, अभी मैंने क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, तो इसके जो जननांगी के फादर हैं वो हमारे थॉमस आर मल्थस हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा था। यानी कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो ये स्टेटमेंट हमारे मल्थस साहब ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड महान विभाजक वर्ष के रूप में मनाते हैं। ये बार हमने कितनी बार ये क्वेश्चन कराया है, कितनी बार कराया है पता नहीं, कितनी बार कराया है, लगभग 10 बार तो बता ही चुका हूँ अब तक, जब से मैंने मुख्य सेविका का पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1921 हो जाएगा। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी 1921 में अपने भारत देश की। ठीक है। अच्छा, ये बताना है, क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं कि भारत में दशकीय जो हमारी जनसंख्या गणना हुई थी वो कब हुई थी। यानी कि दशकीय जनगणना, यानी 10 साल के अंतर पर किस वर्ष से हमारी भारत में जनसंख्या वर्ष जो हमारा है, भारत में किस वर्ष से एक दशकीय गणना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, किस वर्ष से स्टार्ट हुई थी। 1872 में तो मयोग कार्यकाल में एक ऐसी जनगणना हो गई थी, लेकिन एक रिपन थे हमारे वायसराय, उनके कार्यकाल में किस वर्ष से, यानी कि किस सन से दशकीय गणना स्टार्ट हुई थी। भारत की जनसंख्या की दशकीय गणना किस वर्ष से स्टार्ट हुई थी। 1872 में मयो के समय से तो स्टार्ट हुई थी भारत की जनगणना, और वर्तमान में जनगणना हुई थी वो 15वीं थी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन मंगलमय हो।